नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे विशेष विमान से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जहां से वे MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और जहां जॉलीग्रांट एयरपोर्ट शादी में तब्दील कर दिया गया है। बताते चले कि चप्पे चप्पे पर पूरे तरीके से पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। तो वहीं हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे, जहां राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की जाएगी। बताते चले कि इधर कैबिनेट के मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। वह हमेशा उत्तराखंड के हित में सोचते हैं और जब राज्य में आपदा आई है तब से ही उन्होंने उत्तराखंड की 1.5 करोड़ जनता का साथ लगातार उनकी ओर से दिया जा रहा है। गौरतलब हो कि आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने हालिया आपदाओं को देखते हुए केंद्र से 5,702 करोड़ रुपए की राहत राशि की मांग की है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमेशा उत्तराखंड के हित में सोचते हैं। जब जब उत्तराखंड में आपदा आती है तो प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग हमारे उत्तराखंड के जो 1.5 करोड़ यहाँ की जनसंख्या उसके साथ रहती है। और मैं कह सकता हूँ कि कल प्रधानमंत्री जी आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने जा रहे हैं। वो जितने हमारे यहाँ के लोग आपदा क्षेत्र के लोग हैं उनसे संवाद भी करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ उत्तराखंड का जो है चौमुखी विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से यहाँ जो भी आपदा रखी है उसमें ज़रूर हमारे राज्य के लिए कुछ न कुछ जरूर दें। तो आपको बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा रहने वाला है और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे, किन मायनों में यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है? देखिए, ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा बड़ा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से मानसून सीजन में उत्तराखंड राज्य को आपदाओं ने बड़े जख्म यहाँ पर दिए हैं, तो उन जख्मों की भरपाई केंद्र के आर्थिक पैकेज के रूप में यहाँ पर हो सकती है। और केंद्र का आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद उस पैकेज के मिलने की संभावना और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। राज्य सरकार की तरफ से जो आंकलन यहाँ पर किया गया था, जिस पर केंद्र की अंतर मंत्रालय टीम ने भी अपना सर्वेक्षण यहाँ पर किया, जो आपदाग्रस्त क्षेत्र थे उन क्षेत्रों का उन्होंने दौरा यहाँ पर किया था, चाहे उत्तरकाशी हो, चमोली हो, टिहरी हो, बागेश्वर हो या फिर आपका रुद्रप्रयाग जनपद हो। इन जनपदों में केंद्र की अंतर मंत्रालय टीम यहाँ पर गई थी और पूरी जगहों पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत उन्होंने की थी, जनता से सीधा संवाद यहाँ पर किया था। ऐसे में जो राज्य की तरफ से जो आंकलन यहाँ पर किया गया, 5,700 करोड़ से ज़्यादा की जो नुकसान की बात यहाँ पर राज्य की तरफ से कही गई है, उस पर केंद्र की तरफ से जल्द बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में पहुँच रहे हैं। शाम को उनका समय यहाँ पर है, 4:15 पर वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद MI-17 हेलीकॉप्टर से ही जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है राज्य के, उनका हवाई सर्वेक्षण करने के लिए वो यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद वापसी में उनका जो कार्यक्रम है वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल एक मीटिंग का है, जिस प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर रहेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर रहेंगे। जो राज्य को जो इस आपदाओं में बड़े जख्म यहाँ पर मिले, उन सब चीज़ों को बताने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री के सामने यहाँ पर किया जाएगा। और उम्मीद ये की जा सकती है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव उत्तराखंड राज्य से यहाँ पर रहा है, जो उन्होंने उत्तराखंड राज्य को मदद की बात यहाँ पर कही है कि उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की सारी जो मदद के हर संभव जो प्रयास होंगे उनको पूरा करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ऐसे में राज्य को इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता आर्थिक पैकेज की है, जो क्योंकि आपदा से निपटने के लिए, आपदा के जो जख्मों को उनको भरने के लिए केंद्र के उस आर्थिक पैकेज की मदद यहाँ पर है। उम्मीद की जा सकती है कि आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं
तो राज्य को जो आर्थिक पैकेज राज्य सरकार की तरफ से जो मांगा गया है उसको देने का काम यहाँ पर किया जाएगा और राज्य को विकास के पथ पर वापस लौटाने का काम प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा विपक्षी दलों के कुछ सवाल और भी है कि उत्तराखंड राज्य को जिस प्रकार से 2013 के जो आपदा आई थी, 2013 में जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने 2100 करोड़ का आर्थिक पैकेज राज्य को यहाँ पर दिया था ताकि पुनर्निर्माण के काम हो सकेंगे और जो विकास की योजनाएं उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम वहाँ पर किया जा सकता है। उसी तर्ज पर इस बार भी ये कह सकते हैं कि 2013 के बाद आपदा ने सबसे बड़ा नुकसान राज्य को यहाँ पर दिया है, तो उन सब चीज़ों की भरपाई के लिए जो राज्य सरकार जो आर्थिक पैकेज मांग रहा है उसको देने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि जान और माल का बड़ा नुकसान इस उत्तराखंड राज्य को इस आपदा में हुआ। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे से बड़ी उम्मीद यहाँ पर हो सकती है। अब देखना यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे, हवाई सर्वेक्षण करने के बाद शासन के अधिकारियों से बातचीत यहाँ पर करेंगे, तो क्या कुछ उनकी तरफ से आश्वासन दिया जाता है और दिल्ली वापस जाने के बाद राज्य को कितने बड़े पैकेज की सौगात उनकी तरफ से यहाँ पर दी जा सकती है। बिल्कुल अब जिस तरीके से अगर बीते दिनों की बिल्कुल, लेकिन राज्यवासियों की उम्मीदें जरूर ये कह सकती है, राज्यवासी जो उम्मीद लगाए बैठे कि प्रधानमंत्री की तरफ से हर बार बिल्कुल अब जिस तरीके से बीते दिनों की अगर बात की जाए, जैसे केंद्र की ओर से टीम को भी भेजा गया और उसके बाद उनकी ओर से जायजा लिया गया है, रिपोर्ट को पूरे तरीके से तैयार किया गया है और जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी राहत पैकेज में लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा की राहत पैकेज की मांग की गई है। तो क्या कुछ इनसे लगता है कुछ पॉजिटिव जो है वो देखने को मिलेगा? आज जो पीएम का दौरा है, कोई बड़ी घोषणा हो सकती है? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राज्य की स्थितियों को बयान करने का काम यहाँ पर करेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का जो विशेष लगाव उत्तराखंड राज्य से रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर आपदाओं ने जख्म दिया, तो कुछ ना कुछ बड़ी सौगात या आर्थिक पैकेज के रूप में कुछ बड़ी सौगात उनकी तरफ से यहाँ पर राज्य को दी जा सकती है। उम्मीदें की जा सकती है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और हिमाचल को आर्थिक पैकेज देने का काम वहाँ पर किया था, जो आपदा से उभरने के बाद उन राज्यों के लिए कई तरह कहा था कि केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है, मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है, जो जरूरत होगी उसको पूरा करने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड राज्य भी आपदाग्रस्त राज्य है और यहाँ पर हर साल मानसून सीजन में बड़ी आपदाएं यहाँ पर आती है। प्राकृतिक आपदाओं से राज्य को बड़े जख्म यहाँ पर मिलते हैं और इस बार जिस प्रकार से बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, जान माल का बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, तो ऐसे में केंद्र की तरफ से बड़े राहत पैकेज के रूप में एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की जा सकती है प्रधानमंत्री की तरफ से। ये तो ये कह सकते हैं कि कुछ समय बाद जैसे ही प्रधानमंत्री अपनी हाई लेवल की मीटिंग यहाँ पर करेंगे, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि केंद्र की तरफ से कितने पैकेज की घोषणा यहाँ पर दी जा सकती है। उसके लिए सिर्फ कुछ समय और बचा है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कुछ ना कुछ उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी सौगात के रूप में देकर जाते हैं। तो इस बार भी जब वो इस आपदा के इस मानसून सीजन में यहाँ पर आ रहे हैं, आपदाओं से जो जख्म राज्य को मिले उनकी भरपाई के लिए जरूर कुछ ना कुछ उनकी तरफ से बड़ी सौगात यहाँ पर दी जा सकती है। सभी राज्यवासी प्रधानमंत्री से इस उम्मीद के साथ यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, आशा भरी नजरों से प्रधानमंत्री के इस दौरे को देख रहे हैं और ये कह सकते हैं कि राज्य में तो जो विपक्षी दल हैं वो भी राज्य सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री राज्य सरकार की उन मांगों को पूरा करने का काम यहाँ पर करें ताकि राज्य को जो नुकसान हुआ इस आपदाओं में उसकी भरपाई यहाँ पर की जा सके। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार के पास कुल अपने जो संसाधन है वो सीमित संसाधन यहाँ पर है। प्राकृतिक आपदाओं के चलते कह सकते हैं कि उन संसाधनों पर भी बड़ा असर यहाँ पर पड़ा है। तो ऐसे में राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग यहाँ पर कर रहा है और ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार की उन मांगों की पुष्टि या उन मांगों पर सहमति केंद्र की जो अंतर मंत्रालय की जो टीम है उन्होंने भी अपनी सहमति यहाँ पर जताई है और कहा है कि जल्द ही उनकी तरफ से भी उस रिपोर्ट को जारी करने का काम यहाँ पर किया जाएगा कि उत्तराखंड राज्य को कितना बड़ा नुकसान मिला है और विभागीय स्तर पर भी उसकी मदद यहाँ पर की जाएगी। जी ठीक है, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भारत सरकार की अंतर मंत्रालय टीम ने भेंट की और जो कि उत्तराखंड में हाल ही में आपदाओं से हुए नुकसान का जायजा लेने आई थी। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और विशेषकर मानसून के दौरान अतिवृष्टि, भूस्खलन और उसके साथ साथ बाढ़ और जल भराव की समस्याएं गंभीर रूप ले लेती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों से पूर्वानुमान प्रणाली
को और भी अधिक विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष भारी वर्षा के कारण राज्य को व्यापक जनहानि और परिसंपत्तियों को क्षति पहुंची है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने, लैंडस्लाइड से भूमि का स्थायी नुकसान होता है और जिससे दोबारा कृषि या निर्माण में लाना संभव नहीं हो पाता। और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए उन्होंने प्रभावी कार्य योजनाओं की आवश्यकता जताई। तो वहीं आपको बताते चले कि टीम ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी और नैनीताल जिलों में नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया है और जिसके बाद सचिवालय में मुख्यमंत्री से भेंट की गई। अब खबर खटीमा से है, जहां पर नेपाल में हुए बदलाव के बाद उत्तराखंड पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। आपको बता दें कि कुमाऊं क्षेत्र में भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग और सघन चेकिंग लगातार जारी है। बताते चले कि आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बॉर्डर पर नेपाली और भारतीय नागरिकों की आवाजाही फिलहाल प्रतिबंधित कर दी गई है। उन्होंने अफवाहों से बचने और संदिग्ध परिस्थितियों की सूचना तुरंत पुलिस या फिर एसएसबी के अधिकारियों को देने की अपील की। बताते चले कि आईजी कुमाऊं पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों ने मेलाघाट के क्षेत्र का दौरा कर हालातों का जायजा लिया है और ग्रामीणों को भयमुक्त रहने का भी भरोसा दिलाया गया। बॉर्डर क्षेत्र में ड्रोन दिखने की सूचना पर उन्होंने कहा कि जांच जारी है और शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सीमा सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। नेपाल में जो स्थिति है उस सबसे हम अवगत हैं। अभी फिलहाल घटनाएं दुखद वहाँ पर भी हो रही हैं। उस सब को देखते हुए भारत सरकार का, राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उनके अनुपालन के लिए एसएसबी और लोकल पुलिस यहाँ पर जॉइंट पेट्रोलिंग भी कर रही है, यहाँ की सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। और साथ ही साथ आज मकसद ये भी था कि हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे वार्ता कर सकें, उनको थोड़ा सा इंकरेज कर सकें कि वो भी इस ओर सहयोग दें और साथ ही साथ अफवाहों पर विश्वास नहीं करें। जो भी है रूमर्स ना स्प्रेड किए जाएं और ना ही उन पर विश्वास करके हम किसी भी प्रकार की देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें। यही उद्देश्य था आज ग्रामीणों से वार्ता करना। मैडम, जिस तरीके की बात सामने आई है कि कुछ ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर क्या चेतावनी या फिर किस तरीके के संदेश? देखिए, कुछ क्षेत्रों में ड्रोन्स के उड़ने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनके संबंध में पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है और यदि वो किसी भी प्रकार से क्रिमिनल एलिमेंट्स द्वारा उड़ाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज यही मकसद था ग्रामीणों से वार्ता का कि वो भी इस बारे में अवगत हों और इंश्योर करें कि अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो तत्काल पुलिस को सूचना मिल सके। मैडम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निवास भी यहाँ से काफ़ी करीब है, तो उनके आवास पर कुछ सुरक्षा बढ़ाई गई है या कुछ एहतियात है? ये परिस्थितियों के उपलक्ष्य में जितने भी हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं स्टेट के, उन सब की सुरक्षा सुदृढ़ की गई है। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां लगातार बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। आपको बता दें कि इसके तहत देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनियां बनाई जाएंगी जो कि बसों के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगी। गौरतलब है कि देहरादून में बढ़ते क्राउड और ट्रैफिक जाम की स्थिति से लोग रोजाना जूझ रहे हैं और इस नई व्यवस्था से लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और इधर कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिभा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हंसी आती है कि जब कैबिनेट में ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो कि धरातल पर कभी भी नजर नहीं आते। मुख्यमंत्री जी जनता से जुड़े मुद्दों की बात ही नहीं करते और बसों की बदहाल व्यवस्था से जनता पहले से ही त्रस्त है। आगे उन्हें क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बड़ी हंसी आती है जब कैबिनेट बैठक में इस तरीके की बातें होती हैं, इस तरीके के आप निर्णय लेते हैं और वो धरातल पर नज़र नहीं आते। कैबिनेट बैठक जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, कभी भी जन सरोकारों की बात नहीं करते। आप ट्रैफिक को कम कैसे कराएंगे? आप बताइए, नगर निगम, ये परिवहन निगम की कितनी ऐसी बसें हैं जो आपको दिखती हैं, जो एक रूट से दूसरी रूट पे जनता को ले जाने का कार्य करती हैं? समय सारणी आपने कहीं लगाई नहीं है। स्टॉपेज के नाम पे महज 1 या 2
जो स्टॉपेज आपको देखने को मिलते हैं, लोगों को पता नहीं है बस कहाँ से मिलेगी, बस का रूट क्या है। आज यही वजह है कि पूरा देहरादून जाम हो जाता है। जब स्कूलों की छुट्टियां होती हैं उस वक्त आप इस शहर की सड़कों पर निकल नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ महज कोरी बयानबाजी करने से अच्छा है कि आप ध्यान दें कन्वेंस सिस्टम पे, क्योंकि देहरादून या पहाड़ों की मैं बात करूं, हमारे यहाँ जो पब्लिक कन्वेंस है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। वो उसके ना होने की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने तो सारे हज़ारों की संख्या में पेड़ कटवा दिए ये कह करके कि यहाँ पे 6 लेन बनेगी और मेट्रो का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। कहाँ है मेट्रो का कंस्ट्रक्शन? कहाँ है वो स्मार्ट सिटी जिसके सपने आपने दिखाए थे? घंटा घर को आपने जो है लाल, हरा और पीला कर दिया, उससे स्मार्ट सिटी नहीं बनती है। हज़ारों करोड़ रुपया जो स्मार्ट सिटी के नाम पे डकारने का कार्य सरकार ने किया है। सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है कि बताएं कि वो स्मार्ट सिटी कहाँ है जिसे जनता ढूंढ रही है। अब खबर रुड़की से है, जहां लंढोरा नगर पंचायत में नाली और सड़क के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि नागरिकों ने आरोप लगाया है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और मौके पर नगर पंचायत का कोई भी अधिकारी भी मौजूद नहीं रहता और जिससे कि ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि निर्माण के दौरान ही नाली कई जगहों से टूट चुकी है। तो वहीं कॉल करने पर भी चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी बात तक नहीं सुनते। साथ ही उन्होंने शिकायत की है कि बिना किसी नाली इतनी छोटी बनाई गई है कि उसकी सफाई भी बेहद ही मुश्किल है। मामले में अधिशासी अधिकारी हेमंत गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण कार्य उनके निगरानी में हो रहा है और सभी कुछ मानकों के अनुसार है। यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार पर पेमेंट रोक दी जाएगी। सलमान अहमद मेरा नाम है और ये वार्ड नंबर 1 की सड़क है और ये बनाई गई है। जो इसमें जो सामग्री लगी है ये घटिया किस्म की लगी है, जैसी होनी चाहिए वो नहीं लगी है। और इसकी नालियाँ भी इस टाइप से बनाई गई है कि जो सफाई कर्मचारी है वो सफाई किसी भी तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी का जो फावड़ा वगैरह भी होता है वो भी 5-6 इंच का होता है और ये नालियाँ 3-3 इंच की बनाई गई है। अब बताओ सफाई कैसे होगी? बरसात में वैसे ही सड़कों में पानी हो जाता है, उसके बाद सफाई नहीं होती, ना कोई यहाँ पर सुध लेने वाला है ना कोई देखने वाला है कि काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। ये भाई साहब वार्ड नंबर 1 है। दिक्कत ये है कि पीछे 9 इंची नाली करी इन्होंने, कहीं 9 इंची है, कहीं 8 इंची है, कहीं 6 इंची है, कहीं 7 इंची है। आगे इन्होंने कर दी 3 इंची, 2.5 इंची, 5 इंची, 4 इंची। आपने वीडियो देखा होगा कितनी टेढ़ी मेढ़ी कर रखी। और सही मायने में ये है कि जी पीछे से पानी डल मारेगा तो आपका पानी कहाँ निकासी होगी? अभी बताओ। इनको बोलना क्या नहीं आता, से बनेगी। इनके जवाब है AEO को फ़ोन किया वो नहीं आया, JE को फ़ोन किया वो नहीं आया। चेयरमैन से बात हुई? चेयरमैन से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम दूसरी समझ कहीं ना कहीं 6 इंची माल डालना चाहिए, 3 इंची भी डाल रहा सड़क में, कहीं 2 इंची डला, कोई 2.5 इंची डला, 3 भी नहीं डला पूरा। आप जाकर देख लो भी काम चल रहा, 3 इंची नहीं डला। मौके पे नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई ना JE आया ना AEO अधिकारी अधिशासी आया, कोई नहीं आया। पूरी तरह से भ्रष्टाचार क्या है? पूरा भ्रष्टाचार है, जबरदस्त। पूरा काला धंधा चल रहा है हम लोगों का, पूरा धांधलेबाजी। ये लोग जो है ना, कोई किसी की सुनवाई नहीं है कि एक को फ़ोन कर दो सब पे फ़ोन चले जाएंगे और कोई काम नहीं हो रहा। नाली अभी बनी, अभी नाली बनी, देख लो ये नाली छोड़ रखी है आपने, देखा? मटेरियल भी अच्छा, कुछ भी नहीं लग रहा, खाली रेता लग रहा, खाली रेता, सीमेंट नाम की तो चीज़ भी नहीं। जो माल गिरा हमारी दुकान के सामने भी 25 का गिरा इन्होंने। 10 तसले उसके बजरी के हैं और 5 नदी के रेते के हैं और 5 उसके गोरसेंट के हैं। आपने विरोध नहीं किया? किसा का है? कहा भी भाई माल सही करके लगा लिया तो चलता, नीचे कच्चा है। वार्ड नंबर 1 में क्या शिकायत आई आपके सर? सड़क और नाली को लेकर आपत्ति जताई है क्षेत्रीय स्थानीय निवासी ने। उसका कहना है कि नाली भी जो है, मुझे आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ क्योंकि ये नगर पंचायत है और यहाँ जो है JE का पद सर्जित नहीं होता और क्योंकि DM साहब को अधिकार होता है अधिकृत करने का, जो अभी पिछले दिनों आदेश भी आया था। उसी क्रम में यहाँ पे जो है RAS के JE जो है उनको नामित किया गया है, उन्हीं की देखरेख में कार्य हो रहा है। और ये कहना कि साइड में प्रॉपर JE साहब विजिट करते हैं और JE साहब के निरीक्षण में कार्य होता है। फिर दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इस टाइम चुना हुआ बोर्ड है, जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं, बखूबी निभाते हैं।
तो कोई भी जनप्रतिनिधि अपने वार्ड में काम गलत नहीं होने देगा। सर, स्थानीय निवासी का यही आरोप है। स्थानीय निवासी क्योंकि उसके हित पूरे नहीं हो रहे होंगे या उसे कहीं ना कहीं उसका कहीं वो सामान हट रहा होगा, कहीं उसका कुछ कब्जा हट रहा होगा, तो वो हित आ गए। नहीं तो ऐसी अभी तक इतने काम चले हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं आई है। अब एक व्यक्ति की शिकायत पे तो कार्रवाई नहीं हो सकती ना भाई। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, फिर कहीं ना कहीं जेई हो गया, एई हो गए, चेयरमैन साहब भी हैं, मैं भी हूँ, ठीक है, पूरी टीम है, और उधर से जनप्रतिनिधि भी हैं। और भाई जनप्रतिनिधि के साथ साथ भाई कहीं ना कहीं उस वार्ड से और जिन्होंने भी इलेक्शन लड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम देख करके अनदेखी कर देगा। अब खबर चमोली से है, जहां पर पीजी कॉलेज गोपेश्वर में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। बताते चले कि आंदोलनरत छात्रों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए पेट्रोल लेकर प्रशासनिक भवन की छत पर चढ़ गए और जहां पर जोरदार नारेबाजी भी की गई। बताते चले कि पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को प्रशासन भवन की छत से उतारा गया है और जहां पर बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बताते चले कि पिछले एक सप्ताह से छात्र 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और कोई भी सकारात्मक पहल ना होता देख छात्र नेताओं ने प्रशासनिक भवन के छत पर पहुंचकर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते छात्रों को सकुशल नीचे उतार लिया गया है। तो वहीं बताते चले कि कॉलेज परिसर में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की है। हमने ये सारी बातों को, ये समस्याओं को, छात्रों की जो विगत समय से समस्याएं हैं परीक्षा फल से संबंधित, वो विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दी है और विश्वविद्यालय ने अपने स्तर से इस समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन और डेस्कटॉप इस तरीके के प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं कि कॉल सेंटर, ये बनाए थे। लेकिन वो भी सक्सेस न होने के कारण फिर अंततः उनको ये कहना पड़ा कि आपके कॉलेज की जितनी भी समस्याएं हैं सबको इकट्ठा करके आप किसी वहाँ के द्वारा विश्वविद्यालय को आप भेजें, तो हम उसको विदिन 3 डेज उस समस्या का समाधान करेगा। उस संबंध में उनका पत्र भी आया है कि आपके द्वारा भेजी गई जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण कर दिया गया है। आप उस निराकरण को जानते हुए या संज्ञान लेते हुए हमें इस समस्याओं के निराकरण की पूर्ति का पत्र भेजें। लेकिन समस्या ये है कि जो भी समस्याओं का निदान है वो छात्रों के लेवल का है और छात्र जब समस्या का हल हो जाता तो बताते नहीं है। तो हमने उनको यही कहा कि वो छात्रों से जुड़ी हुई बातें हैं और जब वो कोई समस्या का हल हो जाता तो वो उस बात को सूचित करने के लिए कॉलेज में नहीं आता है। लेकिन 7 दिन से हम लोग यहाँ पर कर्मी अनशन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी शासन प्रशासन का हमको कोई ठोस कार्रवाई नहीं मिल पा रही है। हमारी कुछ मुख्य मांगे ये हैं कि 2017 में जो विश्वविद्यालय का जो कैंपस गोपेश्वर को दिया गया था, कहीं ना कहीं आज उसकी अनदेखी की जा रही है और ये कैंपस चंद्रबदनी महाविद्यालय को शिफ्ट कर दिया गया है। आखिर कहीं ना कहीं ये चमोली जिले के जनप्रतिनिधियों की एक हार भी है और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसमें नेतृत्व लिया हुआ है। जब तक हमारे गोपेश्वर कैंपस को वापस नहीं दिया जाता, हालांकि हमारे गोपेश्वर कैंपस की भूमि इन्होंने पूर्ण रूप से हस्तांतरित कर चुकी है, लेकिन आज भी कहां पर ये बात अटक रही है, ये शायद स्थिति सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है। इसके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। गोपेश्वर कैंपस को अगर जल्द से जल्द वापस नहीं दिया जाता है, इसको वित्तीय पावर नहीं दी जाती है, तो ये उग्र आंदोलन में परिवर्तित होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के तहत अवैध प्लांटिंग और नियमों के खिलाफ निर्माण के विरोध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। बताते चले कि पिछले एक माह में लगभग 150 बीघा अवैध प्लांटिंग ध्वस्त की गई है और जो कि ऋषिकेश सहित विभिन्न इलाकों में दर्जनों बहुमंजिला इमारतों को भी सील कर दिया गया। बताते चले कि डोईवाला, रानी पोखरी, भनियावाला और देहरादून समेत कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अवैध निर्माणों को गिराया गया है और जहां एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीति का हिस्सा है और अवैध निर्माणों को बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अंतिम कदम नहीं है, आगे भी ऐसे सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। तो वहीं बताते चले कि प्राधिकरण हर उस जगह जाएगी जहां पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है ताकि नियमानुसार विकास सुनिश्चित किया जा सके। उसको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बनाया हुआ है। एक तो जो सरकारी जमीन है और उस पर जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहा है उसको प्राथमिकता के आधार पर, चाहे सिंचाई विभाग की हो, वन विभाग की हो, राजस्व विभाग की हो,
उस पर हम लोग डिमोलिशन और अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने की कर रहे हैं। दूसरे वो हैं जिनके मानचित्र स्वीकृत नहीं है, अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग लगातार अभियान चलाए हुए हैं और इसको जारी रखेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।